नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। बीबीजी कंपनी से डील के मामले में जब से संघ प्रचारक निंबा राम का नाम आया है, राजनीति में हलचल बढ़ी हुई सी है। कांग्रेस जहां इस मुद्दे को लेकर मुखर नजर आ रही है, वहीं पहले संघ और अब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर बचाव करने के साथ ही आक्रामक बनी हुई है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया दिल्ली में बैठकों में व्यस्त रहे और मामले पर रणनीति बनाने का काम चल रहा है। इधर कल संघ की ओर से बयान जारी करते हुए इसे षड्यंत्र बताया गया, तो मदन दिलावर ने तो यहां तक कह दिया कि निंबा राम पर अगर सुप्रीम कोर्ट में आरोप साबित हो जाएं, वे फांसी पर झूल जाएंगे। खैर, ये तो साबित हो रहा है कि बीजेपी और संघ इस मामले में निंबा राम के बचाव में पूरी तरह से उतर आए हैं। देखना होगा कि मुद्दा और राजनीति कहां तक पहुंचती है। और आज बात इसे है मुद्दे पर। मैं जानता हूं राष्ट्रीय संघ के निंबा राम उच्चतम न्यायालय दोषी सिद्ध कर देता है तो मैं खुद फांसी पर झूल जाऊंगा। श्री निंबा राम जी हर तरह की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कानून सम्मत कार्रवाई करने के सभी प्रकार के विकल्प हमारे सामने खुले हुए हैं। और चलिए, इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधायक गोविंद मेघवाल जी हैं, बीजेपी विधायक अनीता भदेल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर राकेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। अनीता भदेल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, ये मामला सामने आता है, जांच होती है, कार्रवाई की जाती है, बीबीजी का भी प्रतिनिधि और दूसरी तरफ राजा राम दोनों को ही पेश किया जाता है, कोर्ट में पुलिस रिमांड पर भेजा जाता है। ये तो रही एक बात, लेकिन निंबा राम को लेकर बहुत ज्यादा राजनीतिक मुद्दे बयान यहां पर सामने आ रहे हैं, और जयपुर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक। क्या वजह आपको नजर आती है, क्योंकि अब बीजेपी आरएसएस के साथ ही बचाव में उतरी है? देखिए श्वेता जी, कांग्रेस का इतिहास रहा है और कांग्रेस ने हमेशा से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम करने की कोशिश की है। चाहे वो 1925 की बात हो, चाहे उसके बाद की बात हो, चाहे महात्मा गांधी की हत्या की बात हो, लेकिन उन्होंने हमेशा ही गलत आरोप लगाए हैं और हमेशा कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे जो प्रचारक हैं, उन्होंने अपना जीवन सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, है ना। उनकी प्रखरता को कोई भी इनकार नहीं कर सकता। सोने में खोट हो सकती है, लेकिन उनमें खोट नहीं हो सकती। इस बात की गारंटी हर देशवासी के पास है। इसलिए ये स्पष्ट रूप से कह सकती हूं मैं कि कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा है और कांग्रेस चाहती है कि इस मुद्दे पर षड्यंत्र से काम करे, क्योंकि उनकी सरकार है यहाँ पर और सरकार का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। ठीक है अनीता जी, आपने क्या बातें, षड्यंत्र रचा गया, सरकार का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। देखिए, बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से भी यहाँ पर बयान सामने आता है। गोविंद जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए कांग्रेस विधायक। गोविंद जी, देखिए, एक अहम बात तो ये है कि जब एक तरफ आज जब आरएसएस से बयान आता है और सीधा कह रही है कि निंबा राम जी हर तरह की जांच के लिए तैयार है, अगर उन पर सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस मानने को तैयार नहीं है ये बात, लेकिन कह रहे हैं कि हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे, फिर थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत आप लोगों को नहीं लगती है? क्या कांग्रेस जिस तरह से सवाल उठा रही है, या जेल में डालना चाहिए, कार्रवाई की जानी चाहिए, जांच तो चली रही है इस मामले में, और कांग्रेस पर आरोप कि कांग्रेस षड्यंत्र रच रही है? देखिए श्वेता जी, आरएसएस का जो इतिहास है, अगर वो आप आज़ादी से पहले का देखेंगे, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक खून का कतरा तक नहीं पाया, अपना एक नाखून तक नहीं कटवाया आरएसएस ने। और बीजेपी की मजबूरी है, बीजेपी नेताओं की, कि वो आरएसएस चाहे गलत है लेकिन उनको उनके समर्थन में खड़ा रहना पड़ता है। आप देखिए, महात्मा गांधी जी को गोली किसने मारी? वो आरएसएस समर्थक ही थे। आज आरएसएस के 2 कार्यकर्ता दिल्ली में काबिज हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह। पूरे देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर आग लगवा दी, पेट्रोल। लेकिन गोविंद जी सबको क्यों लेकर आना है? गोविंद जी, आप इस बात को समझिए, हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति की वजह से आप क्या आरएसएस के इतिहास पर जाएंगे, बीजेपी के इतिहास पर जाएंगे, पीएम पर जाएंगे?
आरएसएस का इतिहास बता रहा हूँ। कोर्ट ने साबित कर दिया। श्वेता जी, मैं आरएसएस का इतिहास बता रहा हूँ। हाँ, इन्होंने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, पूरे देश में महंगाई हो गई है। लेकिन इन एमएलएज की ये आप अगर इतिहास पे जाते हो ना, तो आपका इतिहास मैं जानता हूँ। वेट कम कर दे। आप मेरे इतिहास के बारे में चर्चा कर लें। पेट्रोल डीजल का वेट कम कर दे। आप है ना, पहले मेरे इतिहास पे चर्चा कर ले, मैं आपका जवाब देने को तैयार हूं। बदेल जी, मुझे आपसे राजनीति नहीं सीखनी है। अगर आप व्यक्तिगत काम बात करना चाहते हो तो पहले व्यक्तिगत बात कर लो इतिहास की। लेकिन सर, व्यक्तिगत बात करने का ये प्लेटफॉर्म नहीं है। हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मुद्दे पर बात कर रहे हैं सर। और अगर आप आरएसएस के इतिहास में भी जा रहे हैं तो हम तो जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, निम्बाराम को लेकर बात कर रहे हैं, कांग्रेस पर षड्यंत्र का आरोप लग रहा है, उस पर बात करें तो ठीक रहेगा। पर्सनल अटैक नहीं सर, पर्सनल अटैक किसी पे नहीं। अनिता जी, हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। ठीक है गोविंद जी, गोविंद जी आपने बोल लिया ना सर। इतिहास के बारे में बात करोगे गोविंद जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी सर। राकेश कुमार जी, राकेश कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक आरएसएस नहीं झुका पाए तो आप क्या के जानकार है। राकेश जी, देखिए इससे पहले भी हमने इस मुद्दे पर बातचीत की थी, लेकिन आज जो अहम मुद्दा है, देखिए अब बचाव में आरएसएस की तरफ से बयान आना अहम हो जाता है। और एक बात कही जाती है कि निम्बाराम जी हर तरह के जांच के लिए तैयार है और जांच हो रही है तो उस पर पूरा सहयोग दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्यों इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, क्या नजर आता है आपको? यहां तक कि मदन दिलावर कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें दोषी करार दे दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। देखिए, ये मदन दिलावर जी का जो बयान है उसको एक इमोशनल बयान, एक भावनात्मक बयान कहा जा सकता है कि संघ के साथ उनका जुड़ाव है और वो जानते हैं कि प्रचारकों ने किस प्रकार की तपस्या की होती है, किस प्रकार का जीवन वो जीते हैं, किस प्रकार का संघर्ष करते हैं, सेवा करते हैं। उसके लिए वो एक भावनात्मक बात है। उसको ज्यादा मुझे लगता नहीं कि वो इस मामले में कोई बहुत नीतिगत जैसा कोई बयान है। वो एक भावनात्मक बयान है, कोई व्यक्ति किसी का आदर करता है, सुनवाई नहीं हो रही है, तो पूरे किसानों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। गोविंद जी, आप पहले बात सुनिए। गोविंद जी, मुद्दे पर बात करें सर, आपने अपनी बात रख दी है। गोविंद जी, देखिए आप सुनेंगे नहीं सर तो आपकी आवाज को म्यूट करना पड़ेगा, म्यूट करना पड़ेगा पीसीआर से बोलकर, क्योंकि अगर आप दूसरों की बात नहीं सुनेंगे सर चर्चा कैसे होगी? लोगों के सामने लाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उल्टा नुकसानदेह साबित हो रहा है। और जो राजनीति की नैतिकता और सामाजिक जीवन की जो नैतिकता है उसको नुकसान पहुंचाने वाला है। ऐसे बहुत सारे तपस्वी, ऐसे बहुत सारे लोग, सेवा करने वाले लोग कांग्रेस की विचारधारा से भी जुड़े हो सकते हैं। तो इस नैतिकता को हमें सामाजिक जीवन में बनाए रखना होगा। इस बात की समझ सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों को हुआ करती थी, अभी भी होती है। इसलिए इस मामले में जो जिस प्रकार से गोविंद जी या जो जिस प्रकार से कांग्रेस के कुछ नेता, मैं नहीं मानता कि पूरी पार्टी का ये स्टैंड होगा। मेरा ये मानना है कि इसमें इस प्रकार की सामाजिक जीवन और सार्वजनिक जीवन के जो नैतिक मानदंड होते हैं उसमें इस प्रकार के षड्यंत्रों के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको अगर जांच करनी, आप सरकार है भाई, आप गोविंद जी की सरकार है, वहां पर उनको जांच करनी है, उनको किसी भी प्रकार की पूछताछ करनी है, वो उसको आगे बढ़ाए। बयानबाजी करने का क्या मतलब है? ठीक है, बयानबाजी करने का मतलब नहीं है, लेकिन बयानों की बौछार यहाँ पर हो रही है हर तरफ से, ये नजर आता है इस मुद्दे पर। मिथिलेश जी, हम ओवरऑल अगर बात करें, कांग्रेस की तरफ से बयान आते हैं, कहा जाता है कि जेल में डालना चाहिए निम्बाराम को, जांच इसे भी कर रही है, कोर्ट में उन्हें पेश किया जाता है, रिमांड पर लिया जाता है। बीजेपी की तरफ से भी लगातार यहां पर सवाल उठते हैं और षड्यंत्र का आरोप कांग्रेस पर लगाया जाता है। लेकिन साथ ही साथ जब अब आरएसएस की तरफ से भी ये बयान आ चुका है, क्यों इसको इतना ज्यादा घुमाया जा रहा है, क्यों इस चीज को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है? इसकी वजह क्या है? क्या आरएसएस पर अटैक करने का एक मौका मिला है इसलिए, या फिर जांच में सहयोग करने की जब वो बात कह रहे हैं तो इसके बाद भी बयान देना, ये क्या दर्शाता है? जी, जो राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं वो जादूगर है राजनीति के। उन्हें पूरी तरह पता है कि भाजपा की जो बैकबोन है, भाजपा का जो मेरुदंड है वो आरएसएस है। अगर आरएसएस पर हमला किया जाता है या आरएसएस की कोई कमजोरी आम जन के सामने ले जाया जाता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को आने वाले चुनाव में फायदा होगा। क्योंकि आरएसएस का जो कार्यकर्ता चुनाव में काम करता है वो कांग्रेस के लिए सदैव चुनौती रहा है, क्योंकि वो पूरा समर्पण के भाव से काम करता है। और इस जो टूट फूट की राजनीति है उसमें जो प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को भी एक मौका मिल गया है कि जो असंतुष्ट खेमा है उसको पूरी तरह बेनकाब करने के लिए वो दिल्ली में पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। आज दिन में बीएल संतोष जी से मिले,
अरुण सिंह जी से मिले, नड्डा जी से मिले, तो ये जो राजनीति की गर्माहट है वो पूरी तरह आगे तक जा रही है। और भाजपा पूरी तरह जानती है कि अगर आरएसएस को अशोक गहलोत जो एक बहुत समझदार राजनेता है, जिनको अटैक करना आता है, उन्होंने एक बहुत माइनर अटैक किया लेकिन वो मेजर में कन्वर्ट हो गया है। आज तमाम पूरे हिंदुस्तान में एक भूचाल सा आ गया है। पूरे आरएसएस के खेमों में चर्चा हो गई है। सेवा भारती जगह जो राजनीतिक शुचिता की बात करते थे, वहां एसीबी वाले कल घूमे हैं राजाराम को लेकर। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। जो एक सियासी भूचाल जो माना जा रहा था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी आरएसएस के साथ बनी है, उस अभेद किले को कोई भेद नहीं पाएगा। लेकिन पहली बार अशोक गहलोत ने बहुत परिपक्व ढंग से इस अभेद किले में ऐसा तीर चला दिया है जिससे पूरी भाजपा तिलमिला गई है। इसलिए निम्बाराम जी बहुत ईमानदार हो सकते हैं, आरएसएस वाले बहुत समर्पण के साथ काम करते हैं, लेकिन एक बड़ा फायदा कि वसुंधरा राजे गुट और सतीश पूनिया जी का गुट जो आमने सामने था, पोस्टर वार था, शिशुपाल था, भजन मंडली थी, वो भजन मंडली और शिशुपाल अब निम्बाराम जी के लिए लगातार ट्वीट कर रहे हैं। प्रताप सिंह भी ट्वीट कर रहे हैं, जो कहते थे कि राजे का मतलब ही भाजपा है। भवानी सिंह राजावत जो जन रसोई चला रहे थे, वो भी ट्वीट कर रहे हैं। तो कुल मिला के भाजपा में अब, क्योंकि भाजपा की आन बान और शान पर हमला हो गया है, वसुंधरा राजे सिंधिया जी जिन्हें भी बहुत बड़ा ट्वीट करके अटैक बोला अशोक गहलोत पर, जो अगर हम आकलन करें तमाम राज्यसभा के चुनावों से लेकर पिछले साल जब सरकार गिरने की बात थी, तब इतना पैने शब्दों का प्रयोग वसुंधरा राजे ने नहीं किया। लेकिन निम्बाराम जी के मामले में, क्योंकि वसुंधरा राजे भी एक परिपक्व राजनीतिज्ञ है, वो जानती है क्या मादा है आरएसएस में और क्या दम है आरएसएस में। उस दम को बुनाने के लिए मदन दिलावर जी ने आज इतना बड़ा बयान दिया जो पूरे नेशनल चल रहा है। तो ये बताता है कि आरएसएस ने ही भाजपा को खड़ा किया है। 200 और 330 का जो सफर आज भाजपा ने तय किया है, उस यात्रा में, उस संघर्ष की यात्रा में आरएसएस नाम का एक वेपन था जिसने आज इन्हें कामयाबी के परचम पर पहुंचा है। इसलिए अगर भाजपा इस समय बैकफुट पे आ जाती है तो निश्चित रूप से भाजपा को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन श्वेता जी, मैं बता दूं, ये एक बहुत बड़ा मांडवाली का काम होने वाला है। जो फोन टेपिंग वाले मामले में महेश जोशी जी है, लोग कह रहे हैं कि जो कचरा था वो कोयला बना, कोयला से कोहिनूर बनेगा और कोहिनूर के बाद मांडवाली होगी। मांडवाली किस तरीके से होगी? फोन टेपिंग मामले में निश्चित रूप से महेश जोशी को रिलैक्स दिया जाएगा, क्योंकि अब भाजपा का बड़ा नेता, बड़ा नाम फंस गया है आरएसएस का, और कहीं न कहीं ये लिंगर ऑन होगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। यानी ये माना जाए कि अभी बहुत ये खींचा जाएगा, उसके बाद दोनों सियासी दलों की समझौता होगा। हाँ। और ये एक बहुत बड़ी विन सिचुएशन है कि भाजपा जो कभी बात कर रही थी कि कांग्रेस में बहुत फूट है, 2 दल बनने वाले हैं, होम क्वारंटाइन हो गए हैं सीएम, अशोक गहलोत ने खुद ने इनको उलझा दिया है। एक बड़ी साजिश मान लो जैसे बीजेपी के नेता कर रहे हैं, लेकिन अगर सच्चाई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जिस पर आरोप लगे और हिंदुस्तान की जनता उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर ले। बंगारू जी का भी मामला आया था। ऐसा नहीं कि आरएसएस पर पहले भी आरोप लगे हैं, उनके कार्यालय में पैसे रिश्वत देने का मामला आया है बंगारू जी का। तो ये सब बीजेपी वालों को भी पता, आरएसएस वालों को पता, लेकिन अब सच्चाई सामने चाहिए जनता को। बिल्कुल। गोविंद जी, सुना आपने सर, लेकिन एक अहम बात है कि देखिए जब ये बयान आ जाता है, आप लोग कह रहे हैं कि इनको जेल होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, एसीबी तो जांच कर ही रही है, पूरे मामले की जांच हो रही है, निम्बाराम जांच में पूरा सहयोग करेंगे जो भी कहा जाएगा, और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। बीजेपी बोल रही है, आरएसएस भी बोल रही है और कांग्रेस की तरफ से भी है। फिर सर ये बहसबाजी, ये बयानबाजी, ये क्यों? षड्यंत्र की बात अगर कांग्रेस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो कांग्रेस में तो देख ही रही है, जांच जारी है। तो अभी जांच में भी कोई संदेह है क्या? खा रहे हैं जी जी नहीं, इनको पहले एक बात बताओ, हकीकत यह है श्वेता जी, पूरे प्रजातंत्र को कमजोर कर दिया इन लोगों ने। जितनी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर इनका नियंत्रण हो गया है। कोई बात आती है, जैसे कोरोना आया तो इन्होंने जमातियों पर आरोप लगा दिया, पता नहीं क्या क्या ये दिन भर झूठ बोलते हैं, और उन सारे झूठों को प्रूव करने के लिए इनके एमएलए आ जाते हैं। इसलिए जांच हो रही है, अगर मुलजिम है तो जेल जाएगा, और निर्दोष होंगे तो वो देखेंगे। हम लोग केंद्र सरकार की तरह थोड़े ही हैं। आज सीबीआई को जो है इन लोगों ने कठपुतली बना रखा है। सीबीआई का एक नाम था पूरे विश्व में कि निष्पक्ष जांच होती है, लेकिन इस मामले में तो सीबीआई की जरूरत नहीं है। हर संस्था को इन्होंने, और इस मामले में जिस तरह से एसीबी ने भी संज्ञान लेते हुए जांच की जा रही। बिल्कुल, तो आप ये मानते हैं ना कि थोड़ा पेशेंस और धैर्य रखने की जरूरत सबको है, कोई बयानबाजी की जरूरत नहीं। जब जांच हो रही है, जांच पे भरोसा करना चाहिए।
तो हम तो धैर्य रख रहे हैं मैडम। ठीक है श्वेता जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, हम जांच पे भरोसा है। चलिए, हम तो ठीक है, जांच पर कार्रवाई भाजपा हो, जो के भी हो। जो अंदरूनी विचार मंच है उनमें हम कहाँ चर्चा कह रहे हैं चल रही किसी है को दोष का आप डालो। कि ये जो राजाराम का और निम्बाराम जी का जो प्रकरण हुआ उसमें कोई भाजपा का ही विधायक शामिल है और ये केवल 7 नहीं और भी सीढ़ियां हैं। तो अगर भाजपा जो पार्टी विद डिसिप्लिन, पार्टी विद डिफरेंस, अनुशासन का पाठ पढ़ाती है, इस देश को कहती है कि हमने लोकतंत्र को बचाया है, हिंदुस्तान की रवायत को बचाया है। श्वेता जी मुझे बोलना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनकी बात यहीं पे आपसे ही रिएक्शन लेते हैं अनिता जी। जो माननीय अनिता जी, चर्चा में जो बोल रहा हूँ वो सत्य है या ने सत्य कहा, है? और ये चर्चाओं में है कि एक बीजेपी के भाजपा ही विधायक ने ही हैं ये सब कुछ जो किया ये है सब चीजें और हुई उसे है। असंतुष्ट खेमे के विधायक की शिकायत सुना, लेकर अनिता मांगे हैं। अनिता जी हाँ, इस पर जवाब। पहले मैं गोविंद सिंह डोटासरा की बात पर गोविंद मेघवाल जी हैं, बिल्कुल। गोविंद मेघवाल जी ने जो कहा है ना संसदीय संस्थाओं का, तो ये अपना इतिहास नहीं दे। देखिए इतिहास में नहीं आता अनिता जी, अभी इस टू द पॉइंट बात करिए। अभी जो सवाल उठाया तो कांग्रेस नहीं लगाया अनिता था, जी, अनिता जी, अभी जो मिथिलेश जी ने सवाल उठाया उस पर इतिहास में जवाब। नहीं जा रही। हाँ, टू द पॉइंट बात कर रही हूँ मैं। हाँ, हाँ। मिथिलेश जी, हाँ आप मिथिलेश जी की बात कर रही हूँ मैं। आपातकाल का मिथिलेश कब तक जी को गीत शायद गाते मालूम रहोगे? नहीं है कि आपातकाल षड्यंत्र का कब कांग्रेस तक की गीत सरकार गाते कैसे रहोगे कर आप? रही है। आपने और ये 7 साल में पहली देश की हालात क्या पहली की, बार उसमें नहीं चर्चा हुआ, कर लो। अनेकों बार ऐसा हुआ है कि आपने हम 7 खुद साल जांच में करने देश को की- तैयार है। हमारे अरे क्षेत्रीय आप- कार्यवाही जी ने कहा आप नहीं, आपातकाल लेकिन को अनिता जी, कब तक विधायक गाते रहोगे? बीजेपी का अनिता जी, विधायक घर के का बेदी नाम नहीं सामने लंका आ रहा है, ढाई बीजेपी है। विधायक की बात सामने आ रही है, इस पर क्या अनिता जी, स्पष्टीकरण? घर के बेदी नहीं लंका ढाई है, इसको अनिता आपको जी। पता है? घर के बेदी नहीं लंका ढाई है आपकी। कोई विधायक है ही नहीं, तो कब तक कहां से करते आएगा रहेंगे? नाम? कौन है 7 विधायक? साल में कौन इन्होंने सा पूरे विधायक देश का है? बेड़ा गर्क कर आप दिया। किसी का नाम कैसे ले सकते हैं? आप नाम बताएंगे क्या? मिथिलेश जी कुछ भी बोलेंगे। मैं कांग्रेस क्या कर रही है? आपके बीजेपी वाले कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं, बीजेपी वाले के कह अंदर रहे ये हैं, चर्चाएं जिन्होंने हैं, अशोक कांग्रेस गहलोत ने। जिन्होंने अशोक गहलोत जी के सार्वजनिक रूप से चरण छुए, उस विधायक का नाम आ रहा है। जिन्होंने अशोक गहलोत जी के सार्वजनिक रूप से चरण ठीक छुए, है। उनका नाम आ रहा है। राकेश जी श्वेता जी देखिए, इसमें ना हमें बहुत गंभीरता के साथ इस बात को लेना चाहिए। और जो भी आप बताएंगे, आप बिल्कुल राकेश जी, आप राकेश जी अपनी देखिए, बात पूछिए। इसमें एक राज्य के लिए भी, एक राज्य की स्थिति के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इस पर हमें गंभीरता से बात करनी चाहिए। ये इधर उधर के जो कयास लगा के और जो गॉसिपिंग जो है ना, उसको बहुत महत्व नहीं देना चाहिए। इसलिए मेरा ये मानना है कि एक तो 2-3 तथ्यात्मक गलतियां मिथिलेश जी ने की हैं। जैसे उन्होंने कहा कि बंगारू लक्ष्मण जो है वो आरएसएस के कार्यालय में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। आरएसएस ये में बहुत ही बीजेपी के कार्यालय में। बहुत बड़ी गलती है। बीजेपी के बंगारू कार्यालय में। लक्ष्मण बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हाँ। और वो बीजेपी के कार्यालय हाँ, में बीजेपी की बोल रहा हूँ मैं, बीजेपी के लिए बोल रहा हूँ मैं। बीजेपी कार्यालय। मैं बीजेपी वो की- ट्रैप हुए। हाँ, तो बीजेपी के लिए बोल रहा हूँ। सामान्य राजनेता के तौर पर वो उसमें ट्रैप हुए, वो एक अलग बात है। इसलिए उसका संघ से जोड़ना, संघ के कार्यालय से जोड़ना, ये गलत बात है। मैं बीजेपी के लिए दूसरा, बोल रहा एक हूँ। तथ्यात्मक, मुझे नहीं पता कि मिथिलेश जी क्या कहना चाह रहे थे। वो 2 बातें कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जादूगर ने, राजनीति के जादूगर ने बीजेपी की कमर तोड़ दी है, लेकिन वो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इस प्रकरण की वजह से बीजेपी एकजुट हो गई है। वसुंधरा राजे जी और सतीश पूनिया जी और सब लोग एक ही तरह का ट्वीट कर रहे हैं, वो एकजुट हो गए हैं, उनकी आन बान शान पर बन आई है। तो ये कंफ्यूजन, ये जो एक तरह का विरोधाभास उनकी बात में था, उसको स्पष्टता करना जरूरी है। देखिए, संघ जो है वो बीजेपी के लिए क्या है ये सब जानते हैं। संघ जो है समाज में क्या करता है ये सब जानते हैं। इस विषय में जिस प्रकार जितनी आप हल्की बात करेंगे उतना संघ मजबूत होता है, ये संघ का भी इतिहास कहता है। तमाम प्रतिकूलताओं में संघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मजबूत होती है, क्योंकि वो जो इतने वर्षों का संघर्ष है, जिसको मिथिलेश जी भी मान रहे हैं, उस संघर्ष में प्रतिकूलताएं रही हैं, उस संघर्ष में सत्ता नहीं रही। सत्ता कभी भी किसी विरासत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं मिली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तो चुनौतियां मिली हैं। इसलिए ये बात आज के समय में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये व्यक्तिगत राजनीति के लिए और अपने घर की जो गुटबंदी है उससे ध्यान हटाने के लिए और इस तरह की राजनीति करके जो एक व्यक्ति कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, वो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं कि वो आगे आने वाले वर्षों के लिए भारतीय जनता पार्टी और उस विचार से जुड़े हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। राकेश जी सतीश पूनिया जी आरएसएस से निकले हैं, आरएसएस से निकले, वो शिशुपाल बोल रहे हैं अपने ही लोगों को कि शिशुपाल ने 100 गलतियां कर दी। वो भी आरएसएस के ही तो हैं, वो भी तो आरएसएस के लिए ही। ठीक बात है,
वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। भजन मंडली वो भी आरएसएस से निकले और आरएसएस के लोग ही लेटर बम कर रहे हैं, वो सभी जगह लेटर बम कर रहे हैं। ये आरएसएस थोड़ी सिखाती है, आरएसएस से प्रशिक्षित लोग अपने ही लोगों पर हमला बोलते हैं। 22 साल बाद लेटर बम कर रहे हैं, ये कौन सी तथ्यात्मक बात है? राजनीतिक गुटबाजी जो है, तो राजनीतिक गुटबाजी और आरएसएस में एक दूसरे के पूरक है। तो आप समझ ही रहे हैं नहीं, कांग्रेस नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर भाजपा आरएसएस इतना अनुशासित है तो 22 साल बाद लेटर बम क्यों हुआ? वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, संघ की तरफ से पहला बयान आया और बयान में यही कहा गया है कि उनकी बैठने की वहां पर वजह क्या थी, और दूसरी बात है जब जांच चल रही तो जांच में पूरा सहयोग निम्बा राम देंगे। अब बात ये उठती है कि चलिए ठीक है, जयपुर यानी प्रदेश की राजधानी से देश की राजधानी दिल्ली तक में बैठकों का दौर जारी है, लगातार बातचीत हो रही है, लगातार फीडबैक लिया जा रहा है इस मामले को लेकर, जांच भी एक तरफ चल रही है, तो दूसरी तरफ बयानबाजी इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? चलिए ठीक है, षड्यंत्र का भी आरोप आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि अगर ये मामला इतना गंभीर है और देश की राजधानी तक में इसकी चर्चा, बैठकों का दौर जारी है, तो क्यों ना शांति से थोड़ा पेशेंस के साथ धैर्य रखा जाए, ताकि जब जांच हो रही है उसका परिणाम जो भी सामने आएगा उसके बाद अगर दोषी है तो कार्रवाई की जाएगी, सजा होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई दोषी नहीं है तो जबरदस्ती उसे घसीटा नहीं जाना चाहिए ऐसे किसी भी मामले में। और यही कानून भी कहता है। तो जरूरत यही है कि राजनीतिक तौर पर बयानबाजी की बजाय थोड़ा सा पेशेंस रखा जाए, जो इस मामले में नजर आता है। चलिए, बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।